फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए। और ये साइकोलॉजी का मॉडल पेपर है। लगभग अपन 3-4 मॉडल पेपर एक साथ सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 1 अगस्त 2024 को। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को रिक्त स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोटोटाइप, ऑप्शन बी कार्योटाइप, ऑप्शन सी फिनोटाइप, ऑप्शन डी दे रखा है जीनोटाइप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोटाइप, यानी सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। व्याख्या, एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया गया है। फिनोटाइप जीव की शारीरिक उपस्थिति या लक्षणों को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति का जीनोटाइप उसके डीएनए में निहित जीनों का संग्रह है जो उसकी अनूठी विशेषताओं या लक्षणों में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है अपना, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे विकास के बारे में। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय या अनुमान योग्य होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये गलत आंसर है, यानी कि ये सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, नहीं होती, क्योंकि शैशव अवस्था में विकास तेज गति से होता है, फिर बाल्यावस्था से अवस्था में कम होता है, फिर आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था में और तेज होता है, और फिर वृद्धावस्था, फिर उसमें विकास कम होता है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी चलो अपन देख लेते हैं। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय या अनुमान योग्य होते हैं। विकास जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें वृद्धि व परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त स्थान की आयु में 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो 11 वर्ष की आयु में होता है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरक पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि रीट एग्जाम नजदीक आ चुका है। एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। पिकनिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, एथलेटिक्स कैसा होता है, और फिर यानी एस्थेटिक है, फिर एथलेटिक, फिर डायप्लास्टिक, ये 4 प्रकार बताए थे। और ये जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार हैं, इसके यानी कि ये किसने बताए थे? क्रेसमर ने बताए थे। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो इसमें अपन देखते हैं कि पहला है पिकनिक प्रकार। पिकनिक प्रकार होता है छोटा कद, चौड़ी छाती और लोकप्रिय होते हैं पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। एस्थेटिक होते हैं कमजोर, लंबा, संवेदनशील एवं पतला।
एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं मजबूत, गठीला शरीर होता है। डायप्लास्टिक ये मिश्रित प्रकार के होते हैं। तो ये आप यानी कि ABCD ही आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ अपन देखें तो क्रेसमर ने यानी कि 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हुए 4 प्रकार बताए। पिकनिक प्रकार जो कि सामाजिक, विनोद प्रिय, बहिर्मुखी, आराम मतलब और लोकप्रिय होते हैं। एथलेटिक प्रकार के क्या होते हैं? सुखी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, चुस्ती फुर्तीलापन इनमें देखने को मिलता है, आशावादी होते हैं, समायोजित होते हैं। एस्थेटिक प्रकार शर्मीले व्यक्ति होते हैं, एकांत प्रिय और निराशावादी होते हैं। डिस्प्लास्टिक मिश्रित प्रकार का व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट, निम्न में से IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग में चुने। तो 70 से 90 ऑप्शन ए सही हो जाएगा और 50 से 70 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृतिकरण। अगला क्वेश्चन है अपना CWSN। CWSN इसका अर्थ पूछा है कि क्या होता है? CWSN का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है प्रतिकरण, परिमीयकरण, प्रतिगमन, दमन। तो ये कहलाता है परिमीयकरण। क्वेश्चन क्या है? एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान, प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदन कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? परिमीयकरण कहलाता है। नेक्स्ट, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन एक अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट, स्कीमा का क्या मतलब है? स्कीमा होती है लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एक तंत्रित होना। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण कौन सा है? श्रृंखला अधिगम उदाहरण है ये। और किसने दिया था? ये गेन्ने ने दिया था। किसने दिया था? गेन्ने ने। कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी थी गेन्ने ने और 8 प्रकार बताए थे अधिगम के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तो सर्वप्रथम आएगा तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध और फिर प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत व समूहवाद, स्नेह एवं संबंधता, आत्म सिद्धि। तो व्यक्तिवाद व समूहवाद इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। मेस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक सिद्धांत में सम्मिलित कौन कौन से हैं? दैहिक आवश्यकताएं, स्नेह एवं संबंधता और आत्म सिद्धि ये शामिल हैं, लेकिन व्यक्तिवाद और समूहवाद इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम या जरूरतों के पिरामिड के सिद्धांत के अधीन बढ़ते क्रम में 5 मानव आवश्यकताएं बताई हैं। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ये 5 अवस्थाएं बताई हैं किसने? मेस्लो ने। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है अपना, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है,
क्योंकि यह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानते हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, रिक्त स्थान एवं कौन कौन से हैं शिक्षा के प्रमुख 3 आधार? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें स्वतंत्र चर होता है शिक्षक और आश्रित चर होता है विद्यार्थी और हस्तक्षेप चर होता है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, दबाव में नहीं लाना चाहिए। ऑप्शन ए ही अपना आंसर है। किसी विचार को दोहराना व दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है? प्राप्तांकों की बारंबारता। यानी जैसे आपने कॉपी चेक की और वस्तुनिष्ठ उसमें क्वेश्चन थे, आपने यानी 10 में से 9 नंबर दिए, अब उसको कोई दूसरा भी यदि चेक करेगा तो भी उसके 9 नंबर आएंगे, यानी 9 ही क्वेश्चन उसके सही हैं। तो ये विश्वसनीयता होती है प्राप्तांकों की बारंबारता, यदि बार बार भी चेक करेंगे तो भी उतने ही नंबर आएंगे। नेक्स्ट, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? कुर्ट लेविन ने, B.R. बंकिंघम ने, स्टेफन एम कोवे ने, स्टेफन एम कोरे ने। तो स्टेफन एम कोवे ने यानी क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में योगदान नहीं दिया, बल्कि कुर्ट लेविन, बंकिंघम और कोरे, इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो ये 30:1 होना चाहिए। व्याख्या, बच्चों के आरटीई के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा प्राथमिक स्तर पर, और यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। धारा 25 की अनुसूची के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। यदि स्कूल में 200 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो फिर 40:1 हो जाएगा धारा 25 के अनुसार। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा रिक्त स्थान की शिक्षा से है। प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। आरटीई 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8वीं तक है। बालक से आज से 6वीं से लेकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों से है। प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य 5वीं तक कक्षा की शिक्षा। उच्च प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य 1 से 8 तक की शिक्षा से है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक क्षमता की भावना के विपरीत है? विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िवाद विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों के शारीरिक एवं गामक कौशलों के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण के लिए उसकी योग्यता पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। तो ऑप्शन सी ही अपना राइट हो जाएगा। लड़कों की समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण के लिए उनकी योग्यता पर
उसकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्रों के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति से, भावात्मक जागृति से अभिप्रेरणा है उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? तो ये हो जाएगा अध्याय 4। व्याख्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का वर्णन है। अध्याय 4 में धारा 12 से 28 तक में वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे, धारा 12 से लेकर 28 तक वर्णन किया गया है किसका? यानी कि शिक्षा अध्यापक और विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षकों के कार्य हैं, कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियां हैं। पांचवा मॉडल पेपर साइकोलॉजी का अपन सोल्व करने वाले हैं। पांचवा मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन, अन्य मॉडल पेपर भी अब वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, वीडियो उनके भी, तो उन पर भी आप विजिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति का। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कालीबाई भील महिला सबल योजना का संबंध किससे है? स्कूटी वितरण से, साइकिल वितरण से, सैनिटरी नैपकिन से, मासिक 1000 रुपये से। कालीबाई भील महिला संबल योजना का संबंध सैनिटरी नैपकिन से है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। तो सोचना है, ये मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्य अवस्था में बालक घूमने की आदत सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 से लेकर यानी कि जो 11-12 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्य अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, बिल्कुल सत्य है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सत्य है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, नहीं, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। शैशवावस्था में विकास तेज होता है, फिर किशोरावस्था में तेज होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सातवां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 8। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवर्ती में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने किया था। किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने। व्याख्या, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था।
प्रसिद्ध दार्शनिक व चिकित्सक हिप्पोक्रेटस ने मनोवर्ती या शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। ये 4 भाग भी देख लो। इन्होंने मनुष्य में निम्न प्रकार के 4 रसों की उपस्थिति मानी है। पीला पित्त या कफ प्रकृति, इन्हें गुसेल कहा जाता है। पीला पित्त वाले व्यक्ति गुसेल होते हैं। काला पित्त वाले विषादी होते हैं, निराशावादी होते हैं। रक्त प्रधान उत्साही और आशावादी होते हैं। कफ प्रधान व्यक्ति या आराम पसंद होते हैं, शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं। कफ प्रधान या श्लेष्मा। नेक्स्ट, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुदेशनात्मक अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण अधिगम। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। तो व्यक्तिगत अध्ययन है, ये प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो बिन्ने ने किया था। व्याख्या, प्रथम बुद्धि मापनी अर्थात बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1905 में अल्फ्रेड बिन्ने ने साइमन के सहयोग से किया, जिसे बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया। इसे मंद बुद्धि बच्चों के परीक्षण हेतु तैयार किया गया था। नेक्स्ट, स्पेरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, तो जी सामान्य बुद्धि है, एस विशिष्ट बुद्धि होती है। ऑप्शन, इसने स्पेरमैन ने 2 कारक बताए थे बुद्धि के। एक तो बताया था सामान्य कारक और दूसरा बताया था विशिष्ट कारक। दूसरा विशिष्ट कारक बताया था जो विशिष्ट व्यक्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सांवेगिक अस्थिरता, अवधान में कमी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न अपना सृजनात्मकता से है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? विचार युक्त प्रवाह है, ये होता है सृजनात्मक बालक। मौलिकता भी उसमें होती है। अभिसारी चिंतन उसमें नहीं होता, अपसारी चिंतन होता है सृजनात्मक बालक में। और लचीलापन भी होता है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। सृजनात्मक बालक में क्या क्या होना चाहिए? सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, सृजनात्मकता में नवीनता होती है, सृजनात्मकता में उच्च बौद्धिक योग्यता होती है, सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, कल्पना करने तथा कल्पना की सत्यता की जांच करने की शक्ति होती है, सृजनशीलता में प्रबल जिज्ञासा भी होती है, सृजनशीलता में अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है दिमाग की अरोग्यता कहलाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता। यहाँ संघर्ष है, तो उपागम परिहार संघर्ष है। ये कौन सा संघर्ष है? उपागम परिहार। ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लो एक बार। उपागम संघर्ष, ग्राह्य संघर्ष क्या होता है? सबसे कम तनाव का प्रकार, प्रत्येक अवसर का सकारात्मक होना। परिहार संघर्ष, अधिक तनाव युक्त सभी अवसरों का ऋणात्मक होना। उपागम परिहार संघर्ष, एक साथ धनात्मक या ऋणात्मक अवसर प्राप्त होना।
बहु उपागम परिहार संग्रह क्या होता है? सबसे जटिल अवस्था, प्रत्येक अवसर के गुण व दोष साथ साथ होना। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर ने दिया था उसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके अनेकों नाम है। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके अनेकों नाम है। कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रबलीकरण का, पुनर्बलन का और अनुमोदन का सिद्धांत भी कहते हैं, कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कई नाम है इसके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो जो यानी कि पुरस्कार और रुचि है ये अर्जित होते हैं। नेक्स्ट, अर्जित में अपन देखें तो कौन कौन से आते हैं? देखो, अर्जित में पुरस्कार, दंड, सुरक्षा, अपनत्व, स्वीकृति, प्रतियोगिता, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, निंदा, परीक्षा परिणाम, ये अर्जित प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर। ऑप्शन ए ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर तथा कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, यह एक उदाहरण है। तो आगमनात्मक तर्क का ये उदाहरण है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना फिर स्पष्टीकरण करना। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो इसका आंसर यानी दोनों ही सत्य हैं। तो ए और बी दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन मूल्यांकन से पूछा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और उत्पादन का उद्देश्य हमें पूछा है तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है ये कथन गलत है। समस्याओं का हल अभ्यास से लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि बालक के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, टीसी ये नहीं है और वो सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसको मना नहीं किया जाएगा। धारा 14 कहती है। ये कौन सी धारा? धारा 14 कहती है। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या होगी। तो हो जाएगी 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 200 दिन तो विद्यालय लगेगा और 800 घंटे स्टडी करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना, अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है, किस पर आधारित है? तो ये क्रियात्मक अनुबंधन पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है।
नेक्स्ट, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अंतर्नोद का उदाहरण है, ये चालक का उदाहरण है। किसका? चालक का उदाहरण है, अंतर्नोद का उदाहरण है। और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा सेकंड मॉडल पेपर का। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण, औपचारिक प्रचालन। तो चक्रीय चरण उसने नहीं बताया था, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। संवेदीपेशी अवस्था बताई 0 से 2 वर्ष, पूर्व परिचालनात्मक अवस्था बताई 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। तो ये पियाजे के सिद्धांत की यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत की 4 अवस्थाएं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में आप ये बताएं कि व्याख्या सहित सोल्व करें या ऐसे ही चलने दें।